नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब है, जिसमें बड़े बड़े रिलीफ के ऐलानात किए गए हैं, रिलीफ के इकदाम किए गए हैं। दूसरा अदम एतमाद का मामला और तीसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो कल 27 फरवरी से इसका आगाज हो चुका है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का कौम से खिताब। अब इसमें जितने बड़े बड़े रिलीफ के ऐलानात किए गए हैं, पेट्रोल और डीजल 10 रुपए कम हो गए हैं, बिजली 5 रुपए कम कर दी गई है, बाकी IT इंडस्ट्री के हवाले से इंडस्ट्रियल पैकेजेस दिए गए हैं, दीगर सेहत कार्ड के हवाले से, कुछ एहसास प्रोग्राम के हवाले से बेरोजगार नौजवानों के लिए 30,000 रुपए की इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। सो ये इतने बड़े बड़े ऐलानात या तो दो मुमकिनात हो सकते हैं। क्या ये अपोजिशन के बढ़ते हुए सियासी दबाव का नतीजा है? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल अपना लॉन्ग मार्च आगाज कर चुकी है और दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद के लिए आज अपोजिशन की एक और अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन की तरफ से दरखास्त दी जाएगी और कहा जाएगा, और ये दरखास्त बताया जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में दी जाएगी। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसके पास बंदे पूरे हो गए हैं, नंबर्स पूरे हो गए हैं अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए, कि वो रिक्विजिशन कर रही है कि जी कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए। तो ये सारा बढ़ता हुआ प्रेशर है जिसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दबाव में लाया गया है कि वो अवाम तक पहुंचे, अवाम को रिलीफ दें और अवाम का जो एक सिंपैथी वोट और अवाम का जो एक पॉलिटिकल वोट है वो हासिल करने की कोशिश करें। या फिर दूसरी मुमकिनात जो है वो ये हो सकती है कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी हुकूमत का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपना दर्द दिल से एक फैसला है, या उनको वाकई एहसास हुआ है कि अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई के प्रेशर में आ चुके हैं। एक यूक्रेन और रशिया की जो कंडीशन है, कोरोना के हवाले से पहले ही महंगाई है, IMF का पैकेज है। तो क्या है इसमें से? क्या इमरान खान साहब का, वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक दर्द दिल के मुताबिक फैसला है या अपोजिशन के दबाव के हवाले से? दूसरा, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, जाहिर है पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के आज के खिताब के बाद उनको एक सियासी बयानिया यही मिलेगा कि जी हमारे लॉन्ग मार्च की वजह से ये दबाव है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च क्या वाकई वो इतना प्रेशर डालने पे कामयाब हो सकेगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रेजिग्नेशन ले सके? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने आज मुतालबा कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म से कि जी असेंबलियां फौरन तहलील की जाए और इस्तीफा दे दिया जाए। तीसरा अहम सवाल अदम एतमाद के हवाले से पेशरफ बहुत तेजी के साथ हो रही है, लेकिन जो असल डेवलपमेंट है कि आएगी कब लाई जाएगी और क्या ये कामयाब हो जाएगी, इस हवाले से कुछ भी वाज़ेह नहीं है। सो इसको कुछ जानने की कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून के जरिए। और एक और अहम चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पार्टी के अंदर से टूट फूट का आगाज होना शुरू हो गया है। जैसे ही लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का जो है मोमेंटम बहुत गर्मा गर्मी का शिकार हो चुका है। ना सिर्फ ये कि खबरें आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 8 से 10 MNAs हैं कि जो टूटने को तैयार हैं और नून लीग की तरफ जाने को तैयार हैं, बल्कि PTI के अपने MPAs ने बोलना शुरू कर दिया है कि उनकी गवर्नमेंट अभी तक डिलीवर नहीं कर सकी। सो इन्हीं मामलात के हवाले से आज के प्रोग्राम के डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स को ओपन करते हैं। मेरे पास बहुत जबरदस्त पैनल, बड़ी काबिल एहतराम सीनियर शख्सियात आज मौजूद हैं। सबसे पहले जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है कमर जमान कायरा साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है तारिक फजल चौधरी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। PTI सिंध के MPA हैं दीवान सचल साहब, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और जफर हिलाली साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। कमर जमान कायरा साहब, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज ऐलान किया है, जितने बड़े बड़े रिलीफ के इकदाम का ऐलान किया है, क्या ये पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का नतीजा आप लोग समझते हैं? और जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे दें, असेंबलियां तहलील कर दें, इतना आसान है वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा ले लेना? कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, दोबारा जरा रिपीट कर दे, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। कायरा साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इसका आगाज हो चुका, वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज रिलीफ के बड़े बड़े इकदामात का ऐलान किया है, क्या ये वाकई आपके लॉन्ग मार्च का या तहरीक अदम एतमाद का नतीजा है? जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने मुतालबा किया कि जी वज़ीर-ए-आज़म स्टेप डाउन कर दें, असेंबलियां तहलील कर दें, इतना आसान है वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा ले लेना? कायरा साहब,
पहले तो गरीबा ये होता है कि जब तहरीकें चलती है ना जी। तो ताकतवरों के सामने इसी तरह के मुतालबे ही रखे जाते हैं ना, कोई लठ मार के कोई बंदूक को उनके कनपट्टी पर रख के तो मुतालबे नहीं किए जाते। और फिर उन मुतालबों को अगर वो कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर उनके खिलाफ आप तहरीक चलाते हैं। तो ये मुतालबा बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। रही बात और इसी तरह ये मुतालबे किए जाते हैं। लेकिन आज कायदा साहब, आज शहमात नहीं दे दी वजीर आजम ने आपको, क्योंकि आप लोग वहां से लॉन्ग मार्च लेके चल रहे हैं, अदम एतमाद, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर अवाम के पास पहुंच। बताता हूँ, मैं वजीर आजम के भी बात करता हूँ और आपसे भी बात करनी है, बल्कि दो हाथ करने हैं मुझे। नहीं, मेरे से दो हाथ ना करें, आपसे भी करते हैं, सारे मीडिया से करने हैं। आज मुझे आपसे सवाल करना है। आप सारे एंकर हमारे गला फाड़ फाड़ के हमें कह रहे थे, इतने से आप हमसे सवाल करके, और वो पंजाबी में कहते हैं ना, अच्छा छोड़े आपसे वो लफ्ज मुनासिब नहीं है, लेकिन आप हमें ये कह रहे थे कि जी आप ये जो रोज सवाल कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च से क्या होगा, लॉन्ग मार्च से क्या होगा, क्या बिजली सस्ती हो जाएगी, क्या तेल सस्ता हो जाएगा, क्या गैस सस्ती हो जाएगी, क्या रोजगार मिल जाएगा। तब आज वज़ीर आज़म ने भी यही कहा, यही पूछ रहे थे ना आप हमसे, तो क्या हुआ? ये आपके लॉन्ग मार्च के नतीजे में है सर। ये तो वज़ीर आज़म का अपना दर्द दिल है कि उन्होंने अवाम का। नहीं, मैं दर्द दिल भी बताता हूँ। मैं आपका दर्द दिल तो पहले सुन लूँ ना, पहले उसको तो तसल्ली करा लूँ, फिर आप वज़ीर आज़म का दर्द दिल पे क्या। नहीं सर, साढ़े तेरह आ जाओ तुसी सियासी तौर पे। आना ही आना है, जो तुसी साढ़े पे सवाल करते मुड़ते ही नहीं हो। सवाल ये है कि अब आपको समझ आई अवामी दबाव क्या होता है, ये वाकई अवाम का प्रेशर क्या होता है, ये वाकई अपोजिशन के। एक दिन हुआ, अब सुने जरा, एक मिनट सुने, एक दिन हुआ है हमें चले हुए, सिर्फ आज दूसरा दिन है। और वजीर आजम जो 3 दिन पहले कह रहे थे कि जी हमारे पास स्पेस नहीं है, फिजिकल स्पेस नहीं है, ठीक। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई, हम क्या करें, ठीक। इनके। और आज भी वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कहा कि जी हमें मुझे बताएं ये कैसे सस्ता कर लेंगे, क्या तरीका है इनके पास। आज आ गया तरीका, आ गई समझ, आपको भी जवाब मिल गया, वजीर आजम को भी तरीका आ गया। जब अवामी दबाव, अवाम के नुमाइंदे अवामी दबाव खड़ा करते हैं तो फिर बड़े बड़े ताकतवरों को अवाम की जबान सुननी पड़ती है। आज से पहले वजीर आजम इस मुल्क के बाबुओं और आलमी बैंक और IMF के मुतालबों पर खेल रहे थे। आज से पहले वजीर आजम माफियाओं की बात सुन रहे थे। अच्छा। आज अवामी दबाव का सामना करना पड़ा है। अच्छा। मुझे बताएं क्या हुआ? आलमी मंडी में तो तेल की कीमतें बढ़ गई, 105 आ गया, 105 पे पहुंची। पैसा कहाँ से आ गया? कहाँ से देंगे पैसा? अगर पैसा नहीं था, अगर गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं थे, कर्ज पहले बड़ा ले लिया, और कर्ज लेना नहीं चाहिए, बड़ा नेगेटिव है, और सारा नैरेटिव साथ लेके चले, तो मैं पूछता हूँ ना कि अब ये पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, और इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और मैं एक और बात बताऊं, अल्लाह न करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे वज़ीर आज़म अपनी इस बात में तो पूरा सादक उतर जाए कि मैं अगले बजट तक इसको बढ़ाऊंगा नहीं, ये अपनी इस बात पे भी कायम नहीं रह सकते। ये सिर्फ इसलिए कि अब इनके अपने साथियों के अंदर इर्ताश आ गया। आपके पास भी खबरें हैं ना, वज़ीर आज़म के पास तो यकीन उससे ज्यादा वसाइल हैं, उनके पास सीक्रेट एजेंसीज हैं, उनको पता है कि कौन कौन सा MNA दबाव में है, कौन सा MPA दबाव में है, उनके इत्तेहादियों की सोचे क्या है। MKM की बातें आपने सुन ली, आपने काफली की बातें सुन ली। आज वज़ीर आज़म ने यह सारा कुछ इसलिए किया कि अगर मैं ये नहीं करता और अवाम का ये सैल रवान जो चल पड़ा है, उसके बाद दूसरी जमातें भी ऐलान कर रही हैं, अदम एतमाद की सूरत में उनके इत्तेहादी भी उनको छोड़ रहे हैं। तो आज वज़ीर आज़म ने काउंटर मेजर दिया है, वो सारे काम करने का कहा है जिसको आज तक वो मुखालफत, 3 दिन पहले वो कहते फिजिकल स्पेस नहीं है। ठीक, कायरा साहब आपका पॉइंट आ गया सर। लेट मी गो टू PMLN एज वेल। लेकिन कायरा साहब बड़े चार्ज्ड हैं, बड़ी फुल फॉर्म में है। लॉन्ग मार्च आपसे पूछ रहा हूं, लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया, ठीक है, आप लोग बड़े पुरजोश हैं, लेकिन अपने जोश मिला के नहीं मिला सर, जोश की डायरेक्शन आप लोग इस्लामाबाद की तरफ रखें, मीडिया की क्या होना है लॉन्ग मार्च से, समझ आई कि नहीं? ठीक है, चलें देखते हैं सर, आप लोग इस्लामाबाद जब तक पहुंचते हैं फिर देखते हैं। आपके दावे बहुत बड़े बड़े हैं। तारिक फल साहब, जितना आप लोगों का प्रेशर है, जो कायरा साहब भी कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च की समझ आ गई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, एक बुनियादी सवाल तो ये कि अदम एतमाद आप कब ला रहे हैं, बंदे आपके पूरे हो गए, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म ने आज शहमात नहीं दे दी अपोजिशन को, वो तो अवाम के पास चले गए हैं, अवाम की रिलीफ के लिए इकदाम कर दिए उन्होंने, और बड़े नजर आ रहे थे। शुक्रिया आपका। देखिए गरीदा, मैं जो भी हुकूमती तर्जुमाना की वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के बाद जो हमेशा उनका एक वतीरा रहा है, नित नई बोलियाँ बोलने, नित नई आवाज़ें आनी, हर तरफ से TTPP हो रही है। बात यह है कि आपने अगर पिछले अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोल 70 रुपये महंगा किया पर लीटर, ठीक है, तो 10 रुपये सस्ता करके कौन सा आपने तीर मार ली है? एक बात।
बिजली आप 15 से 18 रुपए महंगी कर गए हैं, ठीक, 5 रुपए सस्ती करके उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा ये वो इकदामात हैं जिसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी से चेहरे की झुर्रियाँ थोड़ी सी खत्म जरूर हो जाती है, ना सेहत पे फर्क पड़ता है ना उम्र पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक्स करके आप उस तमाम डैमेज का जो आपने मुल्क का, निज़ाम का, अवाम का तबाही आपने निकाली है, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन वज़ीर आज़म बिल्कुल पूरा एतमाद लग रहे थे आज कौम से खिताब में वो तो लगे। शुरू से उन्होंने पूरा तो एतमाद है अदम ना। एतमाद की बात ही तक नहीं की। वो तो शुरू से पूरे एतमाद हैं, वो तो मतलब नहीं, उन्होंने जो अपनी उनकी रिवायती खिताब के चंद खदो खाल होते हैं उसमें वो माशाल्लाह पूरे उतरे हैं। हाँ। अपोजिशन का नाम लिया, वो कुछ भी नहीं थे, मैं बहुत लायक हूँ, वो नलायक थे, मैं बहुत लायक हूँ, उन्हें कुछ नहीं आता था, मुझे सब मतलब कुछ आता है। अपनी अपनी यूजुअल फॉर्म में अपनी थे ना। रिवायती फॉर्म में वो मौजूद थे। इसका मतलब है कि आप और लोगों ने मेरी जरा दुआ बराबर फर्क नहीं डाला उन पे। मेरी दुआ है कि उनकी और उनके तर्जुमानों की ये जो हर्जा रसाई वाली सियासत है ये कायम रहे, जितने दिन उनकी हुकूमत है, चाहे वो चंद दिन है, हफ्ते है, महीने हैं, वो इसी तरह कायम रहे। अवाम में इनकी जो गैर मकबूलियत है ना, ये ज़रा सुनने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये दो वजूहत की बुनियाद पे है। एक, जो अवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात आ गई हैं इनकी बैड मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की वजह से, महंगाई की वजह से। अच्छा। दूसरा, इनकी बद ज़बानी और बद कलामी की वजह से जो अवाम जो है इनसे तंग और नाला है कि आप 3.5-4 साल होने को हैं, अपोजिशन को गालियाँ, उन्हीं को जनाब हदफ तनकीद का निशाना बनाना, अपनी कोई चीज़ बेहतरी करनी, अपनी कोई ऐसा जो देखे ना, उन्होंने बात तो इनकलाब की थी। ये तो जिसे कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, कि आपने अभी चंद दिन पहले, मतलब मेरा ख्याल है अभी 15 दिन नहीं हुए होंगे कि 12 रुपए आपने पर लीटर कीमत बढ़ाई, पेट्रोल बढ़ाया अभी ना 15 दिन पहले 10 रुपए कम करके 2 रुपए तो फिर भी बढ़ी ना। ये तो सीधी सीधी साइंस है, लोगों को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और मैं आपको ये बताऊं कि जो कारा साहब अभी बात कर रहे थे, अवाम का प्रेशर जो होता है ये कोई आम बात नहीं है। चलें, पीपल्स तो पार्टी का उसी के प्रेशर तो नतीजे स्टार्ट में- हो गया ना, आपका प्रेशर उसी के नतीजे ज्वाइंट में- अपोजिशन का, पीडीएम का, तहरीक अदम एतमाद कब आ रही है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उसके बाद अभी जब तहरीक अदम एतमाद आ रही है, कब आएगी? उसका नंबर गेम बिल्कुल पूरा हो चुका है। बिल्कुल पूरा है आपके पास। बाकी चंद चीजें मैं तो मेरा ख्याल है 172 आज से महीना पहले आपके प्रोग्राम में कह के गया था कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद क्या हिकमत अमली बननी है, कैसे लीड करना है उसको, किसने लीड करना है, कितने दिनों के लिए उस गवर्नमेंट को चलाना है, जो आपके जनरल इलेक्शंस हैं वो कैसे होने, सूबाई असम्बलियाँ कितनी चलेंगी, ये सारे खदोखाल जो तय हो रहे हैं। मैंने बड़ी ओपन आपको बता बिल्कुल दिया। आपने कहा था। जिस वक्त ये चीजें तय हो जाएंगी और ये सब तय हो इंशाल्लाह- गई हैं। नहीं, ये सारी चीजें तय नहीं हुई, नंबर गेम पूरी हो गई है। अच्छा, देखिए 3 फैक्टर हैं, मतलब 3 स्टेप्स हैं तहरीक अदम एतमाद के। एक, फैसला करना अपोजिशन का मुतहदा तौर पर कि हमने पेश करनी है, वो हो आपने फैसला कर लिया। चुका। दूसरा, नंबर गेम पूरी करनी, हो चुकी। ठीक। तीसरा ये है कि उसके बाद आपने क्या करना है। देखें एक बड़ी, तो वो आप कब एक तक, बड़ी क्योंकि जेन्युइन सियासत बात में है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ी होती है। जेन्युइन बात मैं अब आपको आप बता लोग दूं, 2-3 हफ्ते तो हो गए ये हैं। अवाम जो सताए हुए हैं हाँ। इन हालात से, गवर्नमेंट में आप आते हैं, हाँ। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है, किसी भी जमात का आता है, ज्वाइंट अपोजिशन का होगा, हाँ। 7 दिन के सारा अंदर लोग बोझ आपके पूछना शुरू ऊपर कर देंगे कि आपने कि किया बताएं क्या? आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात ये है। पेट्रोल, ये अपना आटा, चीनी, सब्जी, तो दाल, आपके लिए तो मैगी, काम आसान आप कैसे करके कम जा रहे हैं करेंगे? ना, इमरान खान महंगाई कम करके जाएंगे ये एक आपके हफ्ते में तो मुताबिक। कम नहीं होगी, इसके लिए आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इसके लिए आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बनानी तो पड़ेगी, ये स्ट्रेटेजी, ये मईशत सारी ठीक बातें करनी आप लोग कब पड़ेगी। तक फाइनलाइज कर लेंगे? उसके क्योंकि लिए बहुत अभी टाइम हो अपोजिशन चुका ने है ये ना। देखना है कि हमने क्या अपनी हिकमत अमली बनानी है। ठीक है। वो बना के आपको इंशाल्लाह ताला ठीक। ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएगी। मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, हो सकता है 15 कल आ मार्च जाए, तक। मैं कहता हूँ हो सकता है कल आ जाए। अभी तो इजलास नहीं है ना इस कौमी असेंबली का, नहीं, आप लोग जरूरी नहीं रेजोल्यूशन है। करेंगे तो। इजलास का मेरे इल्म के मुताबिक, आरा साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, बताएंगे, मेरे इल्म के मुताबिक इजलास का जारी होना तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए जरूरी नहीं है। आप स्पीकर को किसी वक्त भी टेबल कर सकते हैं, और उस पर नंबर आपके पूरे हैं, उसमें नंबर साइन पूरे सबके हैं। हैं। नंबर जरूरत से ज्यादा है, नंबर गेम का मसला ही नहीं है। कितने हैं? 180 हैं, 190 हैं? शायद 200 से ज्यादा हो। ये मैं आपको बड़ी एतमाद से बता रहा हूँ अच्छा, कि नंबर अच्छा। गेम जो है वो हमारी तवक्को से ज्यादा कंफर्टेबल मेजोरिटी है। और दाएं बाएं खिसकने वाले तो उसमें देखिए खिसक के बेचारे किधर जाएंगे। जो इस वक्त हशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी मकबूलियत के हवाले से हुआ है हाँ। ग्राउंड पे, वो अब सबको पता है। मैं नहीं कह रहा, आप
जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हो रहे हैं वो उठा के देखें। चलें, लेट मी गो टू द अदर इनकी पार्टिसिपेंट्स। पॉलिसीज की वजह से, मैं जातियात की बात नहीं कर रहा, देखिए कि अवाम किस कदर नालायक है इनसे। पॉलिसी की वजह से ही पीटीआई के अंदर से टूट फूट। दीवान सचल साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी कि आप बिल्कुल वोकल हुए हैं, बहुत ज्यादा वोकल हुए हैं। ये किस वजह से है? कि आपको वाकई ये एहसास था कि चीजें इतनी खराब हो रही हैं? कब से आपको ये एहसास होना शुरू हुआ, या इस वक्त जो एक मोमेंटम बन चुका है और जो उड़ाने हैं वो शुरू हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी वहां से स्टार्ट हो गई, यहाँ तरीके अदम एतमाद, और आज वजीर आजम ने जो इकदाम कर दिए, इससे अब आप मुतमईन हैं? दीवान सचल साहब, क्विकली, फिर मैं बाकी दो पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाऊंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू गरीदा फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। जी, मैं वोकल, ऑब्वियसली मेरा अपोजिशन वालों से ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है, जो टीवी पे देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ, एंड दैट्स नॉट द रीजन फॉर मी स्पीकिंग अगेंस्ट माय ओन पार्टी। मैं अभी भी पीटीआई का ही रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आज भी पीटीआई में ही हूँ। माय कंसर्न वाज, जो मैंने मेन पॉइंट उठाया था, माय कंसर्न वाज कि जो सिंध के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है फेडरल गवर्नमेंट की, मैं एक्चुअली उसकी वजह से। लेकिन व्हाई नाउ दीवान सचल साहब, जब पीपल्स पार्टी सिंध से मार्च लेके निकली है, व्हाई नाउ? I'll give you the answer to that. It's not now. I've been planning to do it for the last couple of months. अच्छा, In fact, more than that. अच्छा, And the main reason is, देखिए, this is a very big step for somebody to be, obviously, हमारे कमर जमान कायरा साहब एंड चौधरी साहब जो हैं, ये भी पार्टीज में हैं, और अपनी पार्टी के खिलाफ इस तरह मीडिया पे आप उनके खिलाफ बोलें, दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइनली डिसाइड कि जी मैंने ये करना है, सिंध की खातिर करना है, बिकॉज जो फेडरल गवर्नमेंट की सिंध के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हम लोग सिंध में बैठे हैं, आई एम एमपी ऑफ द सिंध असेंबली। मैं ऑब्वियसली ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पंजाब में या सेंटर में आएगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उसमें वोट ही नहीं है। ना मैं पंजाब असेंबली का मेंबर हूं, ना मैं सेंट्रल अपना नेशनल असेंबली का मेंबर हूं, तो ना मैं किसी नून लीग के काम का हूं, ना मैं किसी पीपीपी के काम का हूं, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द सिंध असेंबली, जहां पे पीपीपी हैज इनफ नंबर्स टू पास एनी बिल दैट दे वांट। तो उनको किसी को मेरी कोई खास जरूरत नहीं है। तो जो लोग ट्विटर पे कल से चल रहे हैं, मैं बिक गया या वॉट एवर नॉनसेंस, मुझे खरीदेगा कौन? देयर इज नो बायर, मैं क्यों बिकूंगा? देयर इज नथिंग टू सेल, आई डोंट हैव अ वोट, माई वोट इज इन द सिंध असेंबली। जो मैं पागल हुआ हूं अपनी पार्टी के खिलाफ, वो हुआ हूं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिंधीज, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिंध, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम। अच्छा, चले, ठीक है। खान साहब की कैबिनेट में 70 लोग हैं, जिसमें एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है। इंडिया को हम गालियां देते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन मोदी की गवर्नमेंट में एक मुसलमान है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में कोई नॉन मुस्लिम एसएपीएम तक नहीं है। मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात होती है, ये वैसे कोई एक ये हकीकत है, लेकिन ये बड़ा संगीन इल्जाम है आपका अपना ही, अपनी विफाकी काबीना पे। आपसे सिंध की बात कर रहा हूं, हाँ। जो मैं आपसे सिंध की बात कर रहा हूं, सिंध सुई सदन के डायरेक्टर जाके हाईकोर्ट को ये बयान देते हैं कि जी सिंध की गैस, सिंध के हिस्से की गैस हम पंजाब को दे रहे हैं। अरे भाई, आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे जो बाकी चार आपके जो बाकी चार गेस्ट बैठे हैं, वो ऑब्वियसली चारों मेरे से बहुत सीनियर है, दे कैन आर्टिकुलेट इट बेटर देन आई कैन। आर्टिकल 158 के हिसाब से जिस सूबे में गैस बनती है, सबसे पहला हक उसका है। नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्जाम था, नवाज शरीफ साहब पे, कि वो पंजाबी हैं, लेकिन ऐसी डिस्क्रिमिनेशन तो कभी नवाज शरीफ के टाइम पे भी नहीं हुई थी। ठीक है। दीवान साहब आपके पास में गवर्नमेंट है, ये सिंध के खिलाफ है। ठीक है दीवान साहब, आपके पास मैं दोबारा आती हूँ। बड़े संगीन इल्जामात आप अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म पे आयद कर रहे हैं। जफर हिलाली साहब से आपने सबकी गुफ्तगू सुन ली, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? आपको अपोजिशन कहीं कामयाब होती हुई नजर आती है, या पीटीआई के अपने अंदर जो टूट फूट एकदम से ज्यादा नुमाया हो गई है और लोग अंदर से बोलना शुरू हो गए हैं? जफर हिलाली साहब से हाउ डू यू सी दिस? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो फैसला करना था, इसलिए महंगाई का जो मामला है, हाँ। ये हम सब कंसीड करना चाहिए कि इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है कि ये महंगाई का कसूर ही है इमरान खान का। हालांकि अगर इमरान खान कॉम्पिटेंट भी होता तो कितने और परसेंटेज कम होता, 3-4-5% तक कम हो सकता था अगर गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट होती। उससे कुछ नहीं होता, फिर भी लोग नाखुश होते। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम सबको पता है कि जो प्राइसेस बढ़े हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस, एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। मगर ये फैसला जो इन्होंने किया है, मेरे ख्याल में अगर
फ्रॉम पास, ये तो कुछ रेकलेस लगता है मुझे कि 10 रुपया और 5 रुपया वही चीजों का उन्होंने कम किया है जो IMF ने उनको कह रहा है बढ़ाओ। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन प्रेजेंटेड दो थ्रेट्स, गवर्नमेंट, पीपल या ऑफिस और IMF, तो उन्होंने कहा IMF के बारे में फिर देखेंगे, इस वक्त तो फैसला वो करना है जो मुझे पॉलिटिकली बेनिफिट होता है, और उन्होंने वो किया। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन के दबाव पे है और अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के दबाव में है ये फैसला। ये फैसला उनके अपना रीडिंग ये है कि महंगाई का जो इश्यू है वो अनकंट्रोलेबल है। आई मीन पब्लिक जो है वो नहीं समझती, वो नहीं मानती कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल प्राइसेस है। ठीक। और अगर कुछ लोग कहते हैं ये करप्शन नहीं है, फिर भी वो ये कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंस शायद हो, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज फाइनली हैड टू टैकल दिस। अब ये देखना पड़ेगा कि IMF का क्या रिएक्शन होता है। कुछ ना कुछ तो वो जरूर कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर उनकी जिम्मेवारी ये है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस कर सके, और वो समझते हैं कि इस किस्म के स्टेप से क्या रोल ओवर चाहिए उनको, क्या नहीं मीट करेंगे। अगर नहीं मीट करेंगे तो वो बोर्ड को बताएंगे कि इन्होंने ट्रांस एग्रीमेंट को वायलेट किया, या ये हो रहा है कि ये अब चीन से आए हैं, रूस से आए हैं, तो ऐसी बात हुई है कि कुछ मिलेगा इनको। वी डोंट नो येट, मगर एक चीज तो जरूर है कि ये IMF के कंडीशंस के खिलाफ है। सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, मैं चाहती हूं कि आपका जवाब तफसील से आए ताकि आपके जवाब के दौरान में ब्रेक ना आए। सो प्लीज अलाउ मी कि मैं एक छोटी सी ब्रेक लूं। वापस आते हैं, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से सवाल करते हैं। कमर जमान कायरा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, दीवान सचल साहब, जरफ हिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है तारिक फजल चौधरी साहब, कमर जमान कायरा साहब, दीवान सचल साहब और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल साहब माजरत आपके पास थोड़ी ताखीर से आने के लिए, लेकिन बड़ी हीटेड इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी, बट आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं चाहूंगी। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात आज, बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या है मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वजीर आजम का खिताब, बड़े बड़े रिलीफ के इकदाम, और वजीर आजम बिल्कुल पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। क्या ये कोई मैसेजिंग है, कोई सिग्नल है? जी डेफिनेटली जो भी सियासी आदमी है वज़ीर आज़म और जो भी वो काम करते हैं उनका सियासी मकसद भी एक बीच में डेफिनेटली होता है इसमें, चाहे वो आप चीफ से मिलने की बात कर रहे हैं, चाहे कीमतों में कमी की बात कर लें। उनके खिताब में जो चीजें थी कुछ चीजें तो बहुत आम थी। मैं समझता हूँ बैसियत कौम हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी था उस चीज़। जैसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की उन्होंने, फिर उन्होंने जो टीका के बारे में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया। देखिए सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश है कि जो इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान की हमसायगी में पिछले दिनों में आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे काफी टेंशन रही है, अब वो खुल गया है लेकिन वो काफी टेंशन रही है और वो लगातार एक पाकिस्तान के लिए मसला चल रहा है, उसको भी हैंडल करना है, उसके साथ कैसे निपटा जाएगा। फिर चीन और रूस के साथ वापसी के बाद, दौरे के बाद काफी इसके जो स्ट्रेटेजिक जो पहलू हैं वो भी ज़ेर गौर आएंगे, क्योंकि इस वक्त अब देखिए दुनिया तकरीबन बहुत कम ही लोग जो है वो बीच में खेल रहे हैं। ज्यादातर दुनिया आपको नजर आता है या तो मगरबी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी अमेरिका के साथ मिलके और सख्त इक़दामात की तरफ जा रही है। लेकिन क्या वो लोग सॉरी टू कट यू इन, जनरल साहब आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो आलमी हालात हैं उनका प्रेशर वज़ीर आज़म पे ज्यादा होगा या जो अंदरूनी सियासी हालात हैं, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, अपोजिशन की मुश्तरका तहरीक अदम एतमाद, इसका प्रेशर ज्यादा होगा? मेरा ख्याल है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है ना वो ज्यादा प्रेशर आज़म पे होगा इस वक्त। अच्छा जी मैं समझता हूँ लॉन्ग मार्च का और अदम एतमाद का आप समझते हैं लॉन्ग मार्च का ये चल रहा है, तहरीक अदम एतमाद का तो बहुत पहले से बहुत काम चल रहा था कि ये करेंगे, और अपोजिशन तो बहुत पहले से लॉन्ग मार्च की भी बात कर रही थी। अब ये हो रहा है तो ये तो पहले भी वो देख चुके हैं, हमारा फजल रहमान साहब भी कर चुके हैं इससे पहले PDM भी सब कुछ कर चुकी है, ये तो चीजों पहले टैकल कर चुके हैं। उनका प्रेशर डेफिनेटली होगा क्योंकि एक सियासी आदमी को सियासी डेवलपमेंट जो भी होती है उससे कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होता है, तो उनके पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, जो मुश्किल है वो भी इनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा इसमें
इंटरनल प्रेशर डेफिनेटली है अपनी जगह पे। हाँ। लेकिन जो मेरा अपना नुकता नजर ये है कि इस वक्त जो आलमी हालात है उनके तनाजर में पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फीलिंग बिकॉज दैट इज वेयर द बक स्टॉप्स। काफी सारे फैसले करने हैं उन्होंने। तो जनरल साहब, आप समझते हैं कि इस सारी गिवन सिनेरियो में जो आपने बहुत जबरदस्त तफसील से समझाया है, इसमें पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोई चेंज ऑफ द गवर्नमेंट या चेंज ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई जो है वो इस वक्त सह सके पाकिस्तान? जी, मेरा साथी नुकता नजर ये है कि शायद ये टाइम मुनासिब नहीं है हमारे लिए कि भाई हुकूमत किसी तरीके का भी जो पाकिस्तान के अंदर में जो इंस्टेबिलिटी है वो किसी किस्म की होगी, वो पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचेगा। बहरहाल सियासी मामलात हैं, सियासी लीडर ये बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरा अपना नुकता ये है कि ये टाइमिंग इनके लिए ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। कायरा साहब, आपने सुन लिया? कायरा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? अच्छा, कायरा साहब आपने सुन लिया। इस वक्त एक तबका है बहरहाल जिसकी ये सोच है कि जो आलमी हालात हैं उसके तनाजुर में आपका लॉन्ग मार्च, अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक, ये पाकिस्तान को कमजोर करेगी, मजबूत नहीं करेगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और दूसरा सर, आप लोगों की अपोजिशन के आपस में कोई पिछले कम से कम 2, 2.5, 3 हफ्ते से तो मुलाकातें चल रही हैं। अब सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कब ला रहे हैं आप लोग तहरीक अदम एतमाद, या सिर्फ आप लोग मुलाकातें ही करते रहेंगे? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि जो सियासी अमल है ना, ये जंगों में भी नहीं रुकता। ये चेंज ऑफ गार्ड होती रहती है। ये नहीं होता कि आप जंग के दौरान आप अपना सियासी अमल रोक देते हैं। पार्लियामेंट अपना काम करती है, सियासी अपना काम करते हैं, फौज अपनी लड़ाई लड़ती है, इकोनॉमी अपना काम कर रही होती है। आज अगर आलमी तनाजुर में हालात ऐसे हैं तो एक बड़े संजीदा वज़ीर आज़म की जरूरत है, एक ऐसा बंदा जो सारी लोगों को, सारी जमातों को ऑन बोर्ड करके चल सके, उसकी जरूरत है। तो उस तनाजुर में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वज़ीर आज़म से जान छूटे और एक ऐसा बंदा जो सबको साथ लेके, याद रखिए, एक बार गौर करें, एक ऐसी शख्सियत प्राइम मिनिस्टर है जिसके साथ सारी सियासी जमातें खड़ी होकर पाकिस्तान का मुकदमा बयान करें। वो IMF में जाएगा और सारी जमातें उसके साथ खड़ी होकर जी हाँ, ये जो पॉलिसी है, ये जो फैसला करेगा, इसके बाद भी जो गवर्नमेंट आएगी, अगर हमारी भी आई तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो उसकी आवाज में ताकत होगी कि कमजोरी। और दूसरी बात कि ये जो आप बात कर रहे हैं हमसे, तो पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म को तब्दील हो गई। इस वक्त आलमी क्राइसिस में जो सूरत डेवलप हो रही है बहुत जरूरी है। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए सर, टाइमिंग कितना डिले कर रहे हैं आप लोग? आप लगता है कि आप बहुत तंग हैं इस हुकूमत से और आप चाहती हैं कि फौरी तौर पे आ जाए। नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सवाल करने का हक रखती हूँ। आपके सवाल से और आपकी एक्साइटमेंट से मुझे लगता है सर, मेरे ना तो एक्साइटमेंट है। कायरा साहब पुरजोश आप है ते कायरा साहब, तारिक साहब सारे ते पाई जा रहे हैं, मीडिया ते पाई जा रहे हैं सारी गल्लां। नहीं पा रहे, आपकी बेकरारी को महसूस कर रहे हैं। नहीं, बेताब और बेकरार आप लोग हैं जो निकले हुए हैं। ठहरे, मुझे हौसले से सुने ना, कभी कभी आपकी तनकीद सुन दिया करें। सवाल ये है कि आप जो सवाल हम पे रेज कर रहे हैं, ये अवाम की इस वक्त जो उमंगे हैं, अवाम की जो ख्वाहिश है, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब अवामी दबाव का आपको भी सामना है, तो आप हमसे, मुझे लगता यूँ है कि आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं, कब देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो। सर, ये तो बुनियादी सवाल है ना कि आप अदम एतमाद कब ला रहे हैं, ये तो बुनियादी से सवाल है। ये तो पार्लिमानी आईनी जमहूरी सवाल है। लेकिन सियासत एक पेचीदा सा काम है और एक बड़ा संजीदा सा काम है। इसमें कुछ चीजें वो हैं, एक तो नंबर गेम, वो पूरी है, लेकिन खाली नंबर गेम से इमीडिएटली हुकूमतें हटा देना, इसके साथ बहुत सारी चीजें, किसी जमात के पास अकेले तो अक्सरियत हो नहीं गई, तो बहुत सारी जमातें हैं, उनके अपने अपने मैनिफेस्टो और असूल है, उनको भी आपने केटर करना है। आपने मुल्क के हालात को भी। सर, पीपल्स पार्टी इमीडिएटली इलेक्शन चाहती है कि इन केस अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो इमीडिएटली, मतलब 6 महीने में? इसको कोई 101 दफा मेरी जमात के मुख्तलिफ लोग आपके बाकी चैनल के प्रोग्रामों में वजाहत से बयान कर चुके हैं। और अभी आज मेरे चेयरमैन ने हैदराबाद में, बिलावल भुट्टो साहब ने, आज उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म में अगर हिम्मत है तो आज असम्बलियां तोड़े इलेक्शन में आ जाए। जी बिल्कुल। क्या मतलब? बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। मतलब क्या है? तो मतलब यहीं पर मामला फंसा हुआ ना कि आप लोग इमीडिएट चाहते हैं, जबकि नून लीग की तरफ से कुछ और है इसमें मामला, या नून लीग भी चाहती है कि इमीडिएटली इलेक्शन हो जाए। तो फिर जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जमात के चेयरमैन आज नहीं, मैंने कहा PMLQ की तरफ से कोई प्रॉब्लम है जिनके वोट आप लोग PMLQ की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि एक नए इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। हाँ, हम ये चाह रहे हैं और नून लीग भी यही चाह रही है, और यकीनन हर सियासी जो सोच वाला जमात है वो यही चाह रही है कि इस गवर्नमेंट में इलेक्शन लॉज में जो तरामीम, पहली बात ये कि पहले इलेक्शन लॉज अमेंड होने चाहिए थे, उनके तहत होने वाला इंतखाब मुतनाज़ा हो गया, और इस गवर्नमेंट ने आके जो उस पर तरामीम की है यूनिलैटरली, वो बहुत बड़ा खराबी का बायस बनी है। लिहाजा उनको खत्म होना चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इलेक्शन कमीशन के जरिए नए ऐसे कवानीन बनने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जरिए ऐसे कवानीन तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत, तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से, और वो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में होने चाहिए, ताकि उससे एक मुनसिफाना इंतखाब हो सके। लिहाजा इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल इंतखाब होना चाहिए। इस पे तो हमारा इत्तेफाक है। आप डॉक्टर साहब से पूछिए, वो भी आपको यही कहेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्हाट इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? इख्तिलाफ किस चीज पे है? देखें, कायरा साहब ने जो बात की है, मेरा ख्याल है कि काफ़ी तफसील से उन्होंने बताया है कि एक जमात किसी के पास अपोजिशन में इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो तहरीक अदम अतमाद ले है। अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं, अपना अपना सियासी नज़रिया रखती हैं, सियासी मंशूर रखती हैं अपना अपना। तहरीक अदम अतमाद की कामयाबी के बाद आप ये देखें कि अवाम का ये जो ऑन स्लॉट है ना, तवक्कुआत कहें, इसे मैं आसान उर्दू में कह देता हूँ, अवाम की तवक्कुआत वो गवर्नमेंट से हट के आपके ऊपर आ जाएंगी। आपने मुल्क को एक ऐसे सिमत में लेके जाना है कि जिससे मुल्क में मसाइल कम हो, डॉलर मुल्क में जो है वो सस्ता हो, पेट्रोल की अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हो। आज जो अमन अमा की सूरत हाल पाकिस्तान नहीं, मैं कहता हूँ कि हर जिले हर गली मोहल्ले के अंदर खराब से खराब तर हो चुकी है, वो चीज कंट्रोल हो। ये अवाम की तवक्कुआत है। ये तो आप लंबी बातों में मुझे घुमा मैं घुमा नहीं रही, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं जिन पैरामीटर्स को सामने रख के तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद की हिकमत अमली फाइनल हो रही है। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता आपको। इलेक्शंस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि जी इमीडिएटली जो लफ्ज़ है ना इमीडिएटली, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, कुछ महीने तो जाहिर है ना। कोई आपने कायदे अवान बना है, किसने बनना है, किसी बात की जिम्मेदारी लेनी है। सरदारी साहब ने तो कह दिया था कि हमारे, और फजल रहमान साहब ने भी कह दिया कि शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म। मैं अर्ज करता हूँ ना, नून लीग के अंदर इत्तेफाक है कि शहबाज शरीफ बन जाए वज़ीर आज़म। हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या वो हफ्ता चलेगा, वो 10 दिन चलेगा, वो 20 दिन चलेगा। फौरी इलेक्शन का मतलब महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। इलेक्शन आप आज अनाउंस करें, आपको 3 महीने चाहिए। पूरे मुल्क में सूबाई असेंबलियां भी डिसॉल्व होंगी। देखिए, ये भी एक टेक्निकल बात है ना। टेक्निकली आपके कौमी असेंबली के इलेक्शन हो सकते हैं जब आपकी सूबाई असेंबलियां काम कर रही हों, अपनी मुद्दत पूरी कर सकती हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और जिसके ऊपर बहुत सारे मामला तय हो गए हैं। अच्छा दीवान, बहुत सारे मामला तय हो गए। जी हाँ। तो आप बता दें कि फिर 15 मार्च से पहले आएगी, 15 मार्च के बाद आएगी? 15 मार्च तो मेरा ख्याल है दूर है, शायद उससे पहले आ जाए। 8 मार्च से पहले आ जाएगी। नहीं, वो एक प्रोग्राम होता था कसौटी, आप मेरे से कसौटी ना खेलें। सर कसौटी आप लोग खेल रहे हैं, कसौटी आप, लेकिन बहरहाल वो कायरा साहब ये एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आप इसे बहैसियत एंकर न लें। आपकी बेताबी, आपकी बेकरारी के जल्द अज जल्द से जान छूटे, बहैसियत पाकिस्तान के शहरी आप जिन मसाइल का आवाम शिकार है, आप भी शिकार है, इस मुल्क में रहती है ना, इन्हीं मार्केट से आप भी जाती है ना, बिजली के बिल आप भी देती हैं, गैस के बिल आप भी देती हैं, गाड़ी में पेट्रोल आप भी डलवाती हैं। ये बहैसियत पाकिस्तान के शहरी के जितने लोग परेशान हैं, आप भी मुझे परेशान लग रही हैं, लेकिन जल्दी मैंने कहा आपको खुशखबरी दे। दीवान सच्चा साहब आप परेशान है, फिर मैं जनरल जीएम से भी पूछूंगी, वो भी परेशान है, सब जानना चाहते हैं कि आप अदम एतमाद कब ला रहे हैं। बट दीवान सच्चा साहब, जो वज़ीर आज़म साहब ने आज ऐलानात किए हैं, आप नहीं समझते कि इसके बाद भी बेहतरी आएगी, या अभी भी आपकी एक चार्जशीट अपनी ही गवर्नमेंट पे, अपने ही वज़ीर आज़म पे कायम है? मेरे को एक पुरानी पिक्चर थी राजेश खन्ना की, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक उसका नाम था आज का एमएलए राम अवतार। उसमें उसके पास कुछ, ही बिकम्स द सीएम ऑफ अ प्रोविंस। उसमें कुछ लोग आते हैं उनके पास, जी हमें फलानी चीज की कीमत इतनी बढ़ानी है और आप उसके हमारे से इतनी रिश्वत ले लें। राजेश खन्ना के पास लोग आते हैं, तो राजेश खन्ना साहब उनको जवाब देते हैं कि आप इतनी नहीं बढ़ाए, आप इससे भी ज्यादा बढ़ा लें, तो जब आवाम का प्रेशर आएगा तो मैं कुछ कम कर दूंगा। तो ये जो कीमत आज पेट्रोल की कम हुई है,
ये अगर आप डेट वाइज देखें तो आई थिंक 15 फरवरी को बढ़ी थी। हाँ। 12 रुपए बढ़ी थी 15 फरवरी को, और 28 फरवरी को कम हो गई 10 रुपए। तो बढ़ाई क्यों थी भाई? उससे तो ज्यादा ही हो गया अब डॉलर। आई मीन ये पेट्रोल की कीमत आई थिंक 15 फरवरी को इट वाज $89 और समथिंग, एंड yesterday it was 1 or something। तो दीवान साहब जब इतने ही नाला हो गए हैं अपने वजीर आजम साहब से, तो आप इस्तीफा लिखवा रहे हैं अपनी पीटीआई की मेंबरशिप से? पीटीआई की उसके पीटीआई के टिकट पे ही आप इस्तीफा नहीं दिया। पीटीआई के टिकट पे ही आपने ये खान साहब ने खुद कहा था 2014 के धरने के टाइम पे, मेरी बात सुने गरीदा प्लीज, मेरी एक बात सुने। 2014 के धरने के टाइम पे जब 126 दिन का हमने धरना किया था, तो जब खान साहब से मीडिया ने पूछा था आप रोड पे क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल अदर ऑप्शंस, आई वेंट टू द इलेक्शन कमीशन, आई वेंट टू द कोर्ट, आई डिड नॉट गेट रिलीफ, इसलिए अब आपके पास आया हूं। आई एम तैयार नहीं है। इनफैक्ट शटअप कॉल मिल जाता है। मैंने अपनी सारी मीटिंगों में ये बातें उठाई हैं, कोई लोग लिटरली मतलब टाल देते हैं, हाँ यार बाद में देखेंगे। भाई 3.5 साल से तो हम बात सुन के थक गए। पीटीआई के अंदर दीवान साहब फिर पीटीआई की सीट भी छोड़ देना, आप पीटीआई के टिकट पे एमपीए बने हैं ना, तो फिर वो भी सीट छोड़ दें जब आप पीटीआई से ही नाराज हैं। एमपीए जरूर बनाऊं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पीटीआई सुधरे। पीटीआई अगर अगर रिजाइन करने से तो नहीं सुधरेगी, सुधर जाएगी। ठीक, आप बता दें। ठीक है, नहीं सर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपकी चॉइसेस है, एमपी आप हैं, वोट आप लेके आए हैं, मेरी इसमें क्या से है, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूं। वोट लेके वैसे नहीं आया था, आई केम ऑन अ रिजर्व सीट। ठीक है, बिल्कुल आप रिजर्व सीट पे आए, लेकिन चलें आप टिकट आपको दिया, पार्टी की आपकी डिसीजन था, पार्टी की आपकी पॉलिसी थी, इसमें मेरा से क्या है, लेकिन मैं तो एक सवाल कर रही हूँ कि आप अगर पार्टी से या वज़ीर आज़म से खुद इतने नालायक तो एक इस्तीफा दे दें। चलो गुलाम मुस्तफा साहब सर आपने, मैं चाह रहा हूँ वो पॉलिसीज को सही करे ना, जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, वैलिड पॉइंट आपका। चलो गुलाम मुस्तफा साहब आपने कायरा साहब को बात सुनी, वो कहते हैं कि जी सियासी जो प्रोसेस होता है वो जंगों के दौरान भी नहीं रुकता, क्योंकि आपने फरमाया था कि जी इस वक्त जो सिचुएशन है आलमी हालात, उसमें पाकिस्तान को पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि जंगों के दौरान भी पार्लियामान काम करती रहती है, सियासी प्रोसेस चलता रहता है, फिर वो कह रहे हैं जी ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि इस पर पूरी कौम को एतमाद और दुनिया भी उस पर एतमाद कर सके। देखिए कायरा साहब का मैंने पहले कहा था उनका अपना व्यू पॉइंट है, ठीक होगा, लेकिन मैं जो समझता हूँ मैंने आप सर्च कर दी इसमें, और हमारे पास पाकिस्तान के पास खासतौर पर बहुत सारे जंगों का एक्सपीरियंस नहीं है। जब ये पार्लियामेंट्स वाले काम कर रही थी या हुकूमतें चेंज हुई थी मिडवे, तो बहुत दुनिया में भी आप देख लीजिए, इस बार बरतानिया का और ऐसी ज्यादा बड़ी मिसालें नहीं है। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान के आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर की जो हालात हैं, जो भी आप देख लीजिए, जो पाकिस्तान के इमीडिएट खिते में जो हालात हैं वो भी आप देख लीजिए, और जो दुनिया के जो हालात हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के इम्पैक्ट कर रहे हैं वो हमें देख लेने चाहिए। अब आपने जो कीमतों की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हम अभी दीवान साहब भी कह रहे थे कि भाई 10 बढ़ा के 5 कम कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, अगर जब हम बढ़ाए थे ये 10 रुपए या 5 रुपए का जो फर्क पड़ेगा आपके एक्सचेकर के ऊपर, ये कैसे आप इसको ऑब्जॉर्व करेंगे? इसको जो आपकी फिस्कल स्पेस है जो सबके सामने हमारे बहुत लिमिटेड है, उसमें हम ऑलरेडी मतलब कर्जे वापस करने के लिए भी हम कर्जे ले रहे हैं, तो इसको आप कैसे अब्जॉर्व करेंगे इसको? तो ये अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जो और कीमतें बढ़ने का चांस है, पेट्रोल की भी सब कुछ की, वो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? इसमें हैज टू बी एन और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू द होल इशू जो हमारे पास है, सेव कर रहे हैं इसको। इट्स नॉट मेरली जस्ट कि एक दिन आपने एक ऐलान कर दिया तो काम हो जाएगा, इसके इम्पैक्ट क्या होगा लॉन्ग टर्म वो भी सोचते हैं। ठीक, बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, ये बहुत अहम सवालात हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन सारे सवालात के जवाब मिल जाए, और वो सवालात के जवाब भी जो मैं कायरा साहब से या तारिक साहब से कर रही थी उनके भी जवाब मिल जाए, ताकि जो अवाम की बेताबी और बेकरारी है जो कि अपोजिशन ने हाइप क्रिएट की है उसका जवाब मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, दीवान सचल साहब, और इससे पहले जफर भी मौजूद थे। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।